everyone, Maxwell's equations are set of four partial differentiation equations that relate electric field and magnetic field to each other. First equation is based on Gauss law of electric field. Second equation is based on Gauss law for magnetic field. Third is Faraday's law of electromagnetic induction. And fourth one is modified Ampere's law. The fourth equation is the Ampere's law and that modified by Maxwell. That is called modified Ampere's law. Now we will derive one by one all four equations, and these equations are very important. Maxwell determined the velocity of light by using these equations, and we are using these equations in many devices. Okay, so we start with the first equation, Maxwell first equation. Maxwell first equation is based on Gauss law for electric field. According to the law, total electric flux passing through a closed surface in vacuum is equal to total charge enclosed inside and 1 upon epsilon naught. This is the Gauss law for electric field. एंड ये लोग क्या कहता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है phi e, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है phi e डॉट ds that is equal to total charge q divided by epsilon naught. This is equation number 1 and it is valid for vacuum. In vacuum, in case of medium, any medium, what we can write? Surface integral of E dot ds equal to q upon epsilon for medium, for any medium. कोई भी मीडियम होता है तो उसके लिए ये परमिटिविटी होती है epsilon naught equal to epsilon. नाउ ये जो मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन है गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो हमें दोनों तरफ, यहाँ पे इंटीग्रल फॉर्म में है ये फ्लक्स E डॉट ds, यहाँ पे टोटल चार्ज q है, इसको भी इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो q को हम क्या लिख सकते हैं इंटीग्रल फॉर्म में? q इज द टोटल चार्ज एंड गिवन बाय वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ चार्ज डेंसिटी. q इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ rho dt. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. From equation 2 and 3, क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ rho dv अपॉन epsilon. दिस इज द मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म. This is Maxwell's first equation in integral form. अब हमें क्या करना है? इसी इक्वेशन को डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करेंगे, क्योंकि ये सरफेस इंटीग्रल है और ये वॉल्यूम इंटीग्रल है. तो सरफेस इंटीग्रल को हमें वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करना पड़ेगा बाय यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम. सो नाउ बाय यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम व्हाट वी कैन राइट? हम लिख सकते हैं जो हमारा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है? अगर आपका सरफेस इंटीग्रल है a डॉट ds, तो इसको आप सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हो. क्या लिखना पड़ेगा आपको उसके लिए?
वॉल्यूम इंटीग्रल को कन्वर्ट करने के लिए जो भी आपका वेक्टर है उसका डाइवर्जेंस आपको लेना पड़ेगा डॉट डी। तो सरफेस इंटीग्रल को हम वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। इस पर्टिकुलर थ्योरम को यूज करके हम जो हमारा सरफेस इंटीग्रल है उसको वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड फ्रॉम इक्वेशन 5 क्या लिख सकते हैं हम इस इक्वेशन को? इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ E डॉट dv डेल डॉट वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट E dv इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डॉट dv अपॉन f9। क्या किया हमने? जो हमारा सरफेस इंटीग्रल था उसको हमने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करके सरफेस इंटीग्रल को हमने वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर दिया। नाउ बाय कंपेयरिंग बोथ दी साइड्स हम क्या आ जाएगा हमारे पास डेल डॉट E इक्वल टू रो अपॉन f9। So this is the equation number 6 and this is the differential form of Maxwell's first equation। अब ये जो इक्वेशन है डिफरेंशियल फॉर्म में, इसी इक्वेशन को हम फ्री स्पेस में भी लिख सकते हैं और आइसोट्रोपिक मीडियम में भी लिख सकते हैं। तो इसी इक्वेशन को हम क्या करते हैं? इसी इक्वेशन को हम फ्री स्पेस में भी लिखते हैं और आइसोट्रोपिक मीडियम में भी लिखते हैं। तो इन फ्री स्पेस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? फ्री स्पेस में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जहां पे भी रो और जे आ रहा हो उसको आप क्या कर दो? जीरो। इस इक्वेशन में जहां पे भी रो और जे आ रहा हो, जहां चार्ज डेंसिटी और करंट डेंसिटी जीरो होती है उसको हम फ्री स्पेस बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डेल डॉट E इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन है, तो जीरो करने पे क्या हो जाएगा? डेल डॉट E इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। तो हमारे पास एक इक्वेशन और आ गई। ये इक्वेशन क्या बता रही है? मैक्सवेल इक्वेशन इन फ्री स्पेस। इसी तरह से आइसोट्रोपिक मीडियम, अगर हमें मैक्सवेल इक्वेशन को आइसोट्रोपिक मीडियम में लिखना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? जहां पे भी D आ रहा है उस जहां पे भी E आ रहा है, जहां पे भी कैपिटल E आ रहा है उसको हम लिखेंगे D अपॉन एप्सिलॉन, और अगर B आ रहा है उसको हम लिखेंगे न्यू H। वेक्टर की फॉर्म में हम लिखते हैं, इलेक्ट्रिक वेक्टर की फॉर्म में, मैग्नेटिक वेक्टर की फॉर्म में हम लिखते हैं इसको। जहां पे E आ रहा है वहां पे D अपॉन एप्सिलॉन लिख दोगे, तो E को क्या लिखोगे? D अपॉन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन आपका कट हो जाएगा, क्या आ जाएगा? डेल डॉट D इक्वल टू रो। ये क्या आ गया आपकी मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन इन आइसोट्रोपिक मीडियम। सो मैक्सवेल्स इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन है ये, इसको हमने डिराइव किया। कैसे डिराइव किया? सबसे पहले स्टेटमेंट लिखा, स्टेटमेंट लिखने के बाद हमने दोनों साइड में इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो भी आपका चार्ज है उस चार्ज को आप क्या लिखोगे? चार्ज डेंसिटी की टर्म में लिखोगे। तो इंटीग्रल फॉर्म आपके पास आ जाएगी। इंटीग्रल फॉर्म को डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी इंटीग्रल फॉर्म को डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम इक्वेशन को फ्री स्पेस में लिखते हैं, जहां पे चार्ज डेंसिटी करंट डेंसिटी की अगर वैल्यू है उसको हम जीरो मानते हैं, और आइसोट्रोपिक मीडियम में लिखने के लिए अगर E दे रखा है तो इसको D अपॉन एप्सिलॉन लिखेंगे, B दे रखा है तो म्यू H। इस तरह से हम इसको आइसोट्रोपिक मीडियम में भी लिख सकते हैं। अब हम मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन इज बेस्ड ऑन गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड। सो अकॉर्डिंग टू द लॉ net outgoing magnetic flux from any closed loop is always equal to zero। क्या करता है मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन? क्या कहती है? इज बेस्ड ऑन गाउस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड। अकॉर्डिंग टू द लॉ, टोटल नेट आउटगोइंग मैग्नेटिक फ्लक्स फ्रॉम एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू जीरो। सो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? द नेट आउटगोइंग मैग्नेटिक फ्लक्स B डॉट ds, सरफेस इंटीग्रल ऑफ B डॉट ds इज इक्वल टू
0. दिस इज द गाउस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पे हम इस इक्वेशन को, जो मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन है, उसकी इंटीग्रल फॉर्म हमारे पास आ जाती है कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ B डॉट ds is equal to 0. This is the integral form of Maxwell second equation. This is the integral form of Maxwell's second equation. ओके, नाउ जैसा कि हमने फर्स्ट इक्वेशन में किया था, इंटीग्रल फॉर्म को डिफरेंशियल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करना पड़ेगा, सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बाय यूजिंग उसके लिए हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हम यूज करेंगे। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है कि अगर हमारा किसी भी वेक्टर का सरफेस इंटीग्रल है और उसको हमें वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करना, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, डाइवर्जेंस ऑफ डेल डॉट ए ऑफ दैट वेक्टर फील्ड एंड डीवी। सरफेस इंटीग्रल को हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर फील्ड, उसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं एंड वाइस वर्सा। तो इस इक्वेशन को हम यहाँ पे यूज करेंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 क्या आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा, क्या करेंगे, सरफेस को वॉल्यूम में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेल डॉट बी डीवी। वॉल्यूम इंटीग्रल में सरफेस इंटीग्रल को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, वॉल्यूम इंटीग्रल में, इक्वल टू 0। इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल डॉट बी इक्वल टू 0। दिस इज द मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म। अगर इसी इक्वेशन को हमें फ्री स्पेस में लिखना हो तो क्या करना पड़ेगा, फ्री स्पेस में लिखना हो तो इन फ्री स्पेस, जैसा कि पहले मैंने बताया आपको, फ्री स्पेस में लिखने के लिए क्या करते हैं हम, अगर रो और जे अगर हमारा है उसकी वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, 0 पुट कर देते हैं। फ्री स्पेस में चार्ज डेंसिटी, करंट डेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, 0। क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे ऑलरेडी रो और जे नहीं है, तो डेल डॉट बी इक्वल टू 0। आइसोट्रोपिक मीडियम में इस इक्वेशन को लिखते हैं हम। आइसोट्रोपिक मीडियम में कैसे लिखेंगे, मैंने आपको बताया था आइसोट्रोपिक मीडियम में क्या करते हैं, जहां पे बी आ रहा है उसको हम क्या लिखते हैं, म्यू एच। तो यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, डेल डॉट एच इक्वल टू 0। तो ये हमारी होगी आइसोट्रोपिक मीडियम। तो मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन है। सबसे पहले स्टेटमेंट लिखा हमने, स्टेटमेंट लिखने के बाद जो हमारा सरफेस इंटीग्रल है उसको वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट किया तो हमारा डिफरेंशियल फॉर्म आ गई। उसके बाद उसको हमने फ्री स्पेस में और आइसोट्रोपिक मीडियम में हमने उसको लिखा। दिस इज द Maxwell third equation. Maxwell third equation is based on Faraday's law of electromagnetic induction. According to the law, the EMF is generated in a circuit whenever we change the magnetic field. Then the induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. So the Maxwell third equation, the induced EMF, what is the value of electromotive force? जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर डिपेंड करता है। रेट ऑफ चेंज कितना मैग्नेटिक फ्लक्स का उसके ऊपर डिपेंड करता है इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो वैल्यू होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वो क्या होती है, माइनस डेल फाई बी अपॉन डेल टी। सो मैक्सवेल की जो थर्ड इक्वेशन है वो क्या कहती है कि जब भी हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं किसी सर्किट में तो वहां पे ईएमएफ प्रोड्यूस होता है और जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जो फ्लक्स चेंज हो रही है उसकी रेट ऑफ चेंज के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन दैट इज कॉल्ड फैराडेज लॉ। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। जिस डायरेक्शन में हम चेंज कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां पे इस इक्वेशन में इसको हम लिखते हैं ईएमएफ क्या होगा, E डॉट dl, लाइन इंटीग्रल ऑफ E डॉट dl that is equal to minus del phi b
फाइव बी की वैल्यू हम लिख देंगे डेल फाइव बी की वैल्यू होती है सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये जो स्टेटमेंट है इसको हम इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, फाइव बी की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं और ईएमएफ ई डॉट डीएल की वैल्यू यहाँ पे हम रख देते हैं। दिस इज द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ Maxwell's third equation. This is the integral form of Maxwell's third equation. Now इसको डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। डिफरेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इधर सरफेस इंटीग्रल है, इधर लाइन इंटीग्रल है। तो लाइन इंटीग्रल को सरफेस में कन्वर्ट करना है। लाइन इंटीग्रल को सरफेस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? स्टोक्स थ्योरम। बाय यूजिंग स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम क्या है? स्टोक्स थ्योरम से हम क्या करते हैं? लाइन इंटीग्रल को सरफेस में या सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में कर सकते हैं। सपोज करो कि हमारे पास लाइन इंटीग्रल है a डॉट dl, इसको हम सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? डेल क्रॉस a डॉट ds। लाइन इंटीग्रल को सरफेस में, सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 क्या लिख सकते हैं? लाइन इंटीग्रल को सरफेस में कन्वर्ट कर देंगे। सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल क्रॉस ई डॉट ds इक्वल टू क्या है हमारा? माइनस डेल बाई डेल टी ऑफ सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट ds। दोनों तरफ हमारे क्या है? सरफेस इंटीग्रल। अब इनको हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर करके हम लिखते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास? कंपेयर करके लिखने पे हमारे पास आ जाएगा डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। दिस इज द फैराडेज लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं, और दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन। और इसी को हम क्या बोलते हैं? फैराडेज लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म। ओके, और अब इसको हम क्या करेंगे? फ्री स्पेस में लिखेंगे और आइसोट्रोपिक मीडियम में लिखेंगे। फ्री स्पेस और आइसोट्रोपिक मीडियम में कैसे लिखेंगे? इन फ्री स्पेस में क्या करना होता है हमें? फ्री स्पेस में हमें रो और जे की अगर वैल्यू आ रही है तो उसको हम क्या लिख देते हैं? जीरो। करंट डेंसिटी एंड चार्ज डेंसिटी को क्या लिखना होता है? जीरो। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डेल क्रॉस ई, यहाँ पे रो और जे तो है ही नहीं, तो हमारे पास माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। ठीक है, तो हमारे पास किस फॉर्म में आ गया? फ्री स्पेस में। इसी तरह से आइसोट्रोपिक मीडियम में लिखना हो तो क्या करेंगे हम आइसोट्रोपिक मीडियम में? b की e की जगह तो हम लिखेंगे d अपॉन एच लाइन, और b की जगह हम क्या लिखेंगे? म्यू h। लिखो यहाँ पे डेल क्रॉस d अपॉन एच लाइन इक्वल टू माइनस म्यू डेल h अपॉन डेल t। सो डेल क्रॉस d इक्वल टू माइनस म्यू एच लाइन डेल h अपॉन डेल t। दिस इज द Maxwell थर्ड इक्वेशन इन आइसोट्रोपिक मीडियम। सो मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन को डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले फैराडेज लॉ लिखते हैं। फैराडेज लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है? फैराडेज लॉ, जो सर्किट में अगर कोई चेंजेस करते हैं ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, और जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? माइनस डेल फाइव बी अपॉन dt। जो फ्लक्स चेंजेज होता है रेट ऑफ फ्लक्स चेंज के इक्वल प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको हम इंटीग्रल फॉर्म में लिख देते हैं e डॉट dl। इसी तरह से यहाँ फाइव बी की वैल्यू b डॉट ds। फिर जो लाइन, ये जो फॉर्म आ रही है इसको इंटीग्रल फॉर्म बोलते हैं। फिर लाइन इंटीग्रल को सरफेस में कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग स्टोक्स थ्योरम। सरफेस में कन्वर्ट करके कंपेयर करते हैं तो हमारे पास डिफरेंशियल फॉर्म आ जाती है मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन की, और उसको हम फ्री स्पेस में लिख देते हैं और आइसोट्रोपिक मीडियम में। तो दिस इज द मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन। थैंक यू। फोर्थ इक्वेशन, मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन बेस्ड ऑन एम्पियर्स लॉ। अकॉर्डिंग टू द लॉ, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर a closed path is equal to the mu times the net current passing through the closed path. So this is the Ampere's law.
line integral of magnetic field B dot dl, that is equal to mu times sigma I. This is called Ampere's law. Line integral of magnetic field is equal to mu times sigma I. Okay, and Maxwell modified this Ampere's law because it is only valid for static current. For non-static current, Maxwell modified this. So first we will solve this and check it is valid or not for non-static current. For that, here what we write? We will write sigma I total current, that is equal to, इसको हम सिग्मा I को हम लिख सकते हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ करंट डेंसिटी J डॉट ds. इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं. टोटल करंट जो होगा वो क्या होगा? करंट डेंसिटी के सरफेस इंटीग्रल के इक्वल होगा. तो हमारे पास फॉर्मूला क्या रहता है? लाइन इंटीग्रल B डॉट dl is equal to mu times सरफेस इंटीग्रल ऑफ J डॉट ds. ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया. This is the integral form of Maxwell equation, but Maxwell modified this because this is not valid for non-static current. Why? First we convert this. How we will convert? लाइन इंटीग्रल को सरफेस में कन्वर्ट करते हैं. कैसे कन्वर्ट करते हैं? By using, this is equation number 2, by using Stokes theorem. Stokes theorem क्या कहती है? Stokes theorem से हम लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं. कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर हमारे पास A डॉट dl है, लाइन इंटीग्रल ऑफ A डॉट dl, उसको हम लिख सकते हैं डेल क्रॉस A डॉट ds, सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्व है ना. उस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं. लाइन इंटीग्रल को सरफेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सरफेस को लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम लाइन इंटीग्रल को सरफेस में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आ जाएगा? सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस A डेल क्रॉस B डॉट ds इज इक्वल टू mu times surface integral of J dot ds. By comparing both sides, दोनों साइड में अगर इसको कंपेयर करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन आएगी डेल क्रॉस B इक्वल टू mu टाइम्स J. ये इक्वेशन आएगी. ओके, नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 3. बाय टेकिंग डाइवर्जेंस बोथ साइड, दोनों साइड में इसका हम डाइवर्जेंस लेते हैं. क्या आएगा? देखो, डेल डॉट डेल क्रॉस B इक्वल टू mu डेल डॉट J, and divergence of the curl is equal to 0. So del dot J equal to 0. Divergence of curl क्या होता है? 0 होता है. इसकी वैल्यू क्या होती है? 0. तो del dot J की वैल्यू क्या आ गई? 0. Means divergence of current density is equal to 0. That is not possible. Why? Because of continuity equation. According to equation of continuity del rho upon del T plus del dot J equal to 0. If del dot J equal to 0, then del rho upon del T equal to 0. Means the variation of charge density that is also equal to 0. Means this Ampere's law is only valid for static current. For non-static current, this is not valid. And this inconsistency is removed by Maxwell. And Maxwell removed this inconsistency by assuming, क्या किया Maxwell ने? Assume किया, by assuming Maxwell ने ये assume किया, ये add किया. क्या add किया Maxwell ने? कि जो line integral of B dot dl है, line integral of B dot dl, that is equal to mu times surface integral of free charge density Jf plus displacement current density Jd dot ds. Total current density J जो है, this is the contribution of free charge density plus displacement current, free current density and displacement current density.
जे को हमने क्या लिखा, जे प्लस जेडी। तो मैक्सवेल ने इस इनकंसिस्टेंसी को रिमूव करने के लिए क्या बताया कि जो टोटल करंट डेंसिटी है इट इज ए कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी जेएफ प्लस जेडी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जेएफ प्लस जेडी की जो वैल्यू होती है वो होती है डेल डी अपॉन डेल टी। तो यहाँ पे हमें जो हमारा टोटल करंट डेंसिटी था जे, उसको हमें लिखना पड़ेगा जेएफ प्लस डेल डी अपॉन डेल टी, तब जाके हमारी मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन आएगी। तो मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन के लिए हमें इस तरह से इस इक्वेशन को लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू टाइम्स सरफेस इंटीग्रल ऑफ जे एफ प्लस डेल टी अपॉन डेल टी डॉट डीएस। ओके, नाउ वी कन्वर्ट लाइन इंटीग्रल इनटू सरफेस इंटीग्रल। क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस बी डॉट डीएस इक्वल टू म्यू टाइम्स सरफेस इंटीग्रल ऑफ जे एफ प्लस डेल डी अपॉन डेल टी डॉट डीएस। ये जो इक्वेशन है दिस इज द इंटीग्रल फॉर्म, ये इंटीग्रल फॉर्म होगी। दिस इज द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन। ओके, और नाउ लाइन इंटीग्रल को सरफेस में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू टाइम्स जे एफ प्लस डेल डी अपॉन डेल टी। ओके, दिस इज द differential form of Maxwell fourth equation. This is the differential form of Maxwell's fourth equation. Okay, और इस मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन को हमने डिफरेंशियल फॉर्म में लिख लिया। तो हमारे पास मैक्सवेल की इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म आ गई। This is the integral form and this is the differential form. जो differential form आ रही है इसको हम फ्री स्पेस में लिखते हैं। इन फ्री स्पेस में हम क्या करते हैं, फ्री स्पेस में अगर हमारे पास जे करंट डेंसिटी या रो चार्ज डेंसिटी हो तो उसकी वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, जीरो पुट कर देते हैं। इस इक्वेशन में देखो हम जे एफ है करंट डेंसिटी है, तो इसको हम क्या पुट कर देंगे, फ्री करंट डेंसिटी को जीरो। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू टाइम्स डेल टी अपॉन डेल टी। ये हमारे पास इक्वेशन किसमें आ गई, फ्री स्पेस में। इसी तरह से अगर आइसोट्रोपिक मीडियम में लिखना हो, इन आइसोट्रोपिक मीडियम, तो हम क्या करेंगे, डी को तो हम लिखेंगे म्यू एच, ओके, और डी को हम डी के फॉर्म में ही है तो इसको हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, ई होता तो उसको डी की फॉर्म में कन्वर्ट करते। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल क्रॉस म्यू एच इक्वल टू म्यू जे एफ प्लस डेल टी अपॉन डेल टी। म्यू से म्यू आपका क्रॉस हो जाएगा, डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे एफ प्लस डेल टी अपॉन डेल टी। दिस इज द मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन इन आइसोट्रोपिक मीडियम। तो इस तरह से हम मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। टू टर्म्स में डिराइव करेंगे। फर्स्ट तो हम ये बताएंगे कि मैक्सवेल की जो एम्पियर्स लॉ है ना, उस एम्पियर्स लॉ में इनकंसिस्टेंसी है। जो एम्पियर्स लॉ है उसको मॉडिफाई करने की जरूरत है। मैक्सवेल ने उसको मॉडिफाई किया। जो एम्पियर्स लॉ था वो ओनली स्टैटिक करंट के लिए वैलिड था। नॉन स्टैटिक करंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैक्सवेल को मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो मॉडिफाई करेंगे तो क्या लिखेंगे हम, टोटल करंट डेंसिटी जे इन टर्म्स ऑफ जे एफ प्लस जे टी, और फिर उसके बाद मैक्सवेल इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे।